मैंने कहा, ससुर जी, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे ससुर जी गुस्से में बोले, चुप रह बहू, 5 साल हो गए, तेरी शादी को अब तक कोई औलाद नहीं हुई। असल में मेरा बेटा तो निकम्मा है, अब वह कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। यह कहकर ससुर जी मुझसे बहुत बुरा व्यवहार करने लगे और बोले, आज मैं तुझसे कुछ ऐसा करूंगा कि तू 2 महीने के अंदर मां बन जाएगी। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया कि मैं बेहोश हो गई। जब मेरी आंखें खुली तो जो मैंने देखा उसे सुनकर दोस्तों, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए आप बिना स्किप किए सुनिए। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम रोशनी है और मेरे घर वाले मुझे मीठी बुलाते हैं। मैं देहात की रहने वाली हूँ। मेरे गांव का नाम बालुई है। मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 26 साल है। जब मेरी उम्र 21 साल थी तब मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ 4 ही लोग थे, मैं, मेरे शौहर और मेरी एक ननद और ससुर जी। हम लोग रायपुर में रहते थे और वहीं पर एक कंपनी में नौकरी करते थे। मेरे शादी के 2 महीने बाद मेरी ननद का शादी हो गया, फिर वह अपनी ससुराल चली गई। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। मेरी सास का तो 2 साल पहले ही देहांत हो गया था। उसके बाद मेरे ससुर जी ने दोबारा शादी ही नहीं की, हालांकि वह अभी भी तंदुरुस्त और मजबूत दिखते हैं। मेरे शौहर को हमारी शादी के 10 दिन बाद ही प्रमोशन मिल गया। प्रमोशन के चलते मेरे शौहर की शिफ्टिंग मुंबई में हो गई। फिर मेरे शौहर मजबूरन अपनी नौकरी के खातिर मुंबई चले गए। अब घर पर मैं और मेरे ससुर जी अकेले रह गए। मेरे शौहर को मुंबई जाने के बाद से ससुर जी मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं सोचती थी कि ससुर जी तो मेरे पिता के समान हैं। शादी के 1.5 महीने बाद मेरे शौहर मुंबई से घर वापस आए और मेरे लिए बहुत सामान लेकर आए थे। वह दिन मेरे लिए खुशी के दिन था। रात को हमने खूब बातें की और हंसी मजाक किया। मेरे शौहर बहुत सुंदर और हंसमुख इंसान थे। उनका कद लगभग 5 फुट 7 इंच के करीब था और वह बहुत स्ट्रांग थे। इसी तरह हमारा समय अच्छा से बीतता गया। नौकरी के कारण मेरे शौहर महीने में 2 दिन की छुट्टी लेकर घर आते और फिर वापस मुंबई चले जाते। ऐसे ही करते करते 5 साल बीत गए, लेकिन अब तक हमारी कोई औलाद नहीं हुई। अब हम इस वजह से चिंता में रहने लगे। दूसरी तरफ ससुर जी भी परेशान रहते थे और मुझसे कहते थे, 5 साल हो गए तेरी शादी को, अब तक मैं अपने पोते पोतियों का चेहरा नहीं देख पाया हूँ। ये सब बातें सुनने के बाद जब मैंने कहा कि मैं समझ सकती हूँ, तब ससुर जी मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते थे। उनकी नज़र में कुछ अलग ही इरादे नजर आते थे, पर मैंने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे लगता था कि वह बस ऐसे ही देख रहे हैं। पिछले 5 साल बीत गए और उन्होंने कभी मुझसे कोई बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए मैं भी निश्चिंत थी। फिर एक दिन मेरे शौहर मुंबई से घर आए। रात के करीब 11 बजे थे। तब मैं उनसे पूछी कि मैं कब तुम्हारे बच्चे की मां बनूंगी। ये मैसेज पढ़कर ऐसा लगा जैसे आसमान टूटकर मेरे सिर पर गिर गया हो। मैंने तुरंत मैसेज के ऊपर वाले हिस्से को देखा और वहां लिखा था, मेरी जान, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है। मुझे पता है कि तुम बच्चे के लिए पागल हो, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि समस्या तुम्हारी पत्नी में है, तुम में नहीं। क्या तुम मुझसे शादी करके बच्चा नहीं दे सकते? मैसेज पढ़कर मेरा दिल टूट गया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। मैं चुपचाप मोबाइल वापस रख दी और फूट फूट कर रोने लगी। उधर मेरा शौहर चैन की नींद सो रहा था। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह मुझसे दूर क्यों होता जा रहा था। उसे तो बाहर से सब कुछ मिल ही रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। सोचती रही कि मेरा शौहर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। मुझे लगने लगा कि मेरी जिंदगी की गाड़ी यहीं आकर थम गई है। मैं सोचने लगी कि औलाद तो ऊपर वाले की मर्जी से होती है। अगर ऊपर वाला चाहे तो हमें औलाद दे, वरना नहीं। पर इसके लिए मेरे शौहर को दूसरा निकाह करने की क्या जरूरत थी? किसी भी औरत के लिए यह सहना बहुत मुश्किल है, खासकर एक देहाती लड़की के लिए। यह सब देखने के बाद मैं धीरे से मोबाइल वापस रख दी और अपनी तकदीर पर रोने लगी, जबकि मेरा शौहर अभी भी चैन की नींद सो रहा था। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले अपने भगवान से यह दुआ मांगी कि हे भगवान, मेरे शौहर को सही रास्ते पर ला दो, चाहे मुझसे सब कुछ ले लो।
मगर मेरे शौहर का साथ मुझसे मत छीन। मैं अपने शौहर को किसी और के साथ नहीं बांट सकती। मेरे शौहर 2 दिन मेरे साथ में रहने के बाद फिर से मुंबई चले गए। दिल में बहुत दर्द था, पर मैं उनसे कुछ कह नहीं सकी। उनके जाने के बाद मैं अकेली ही घर में बैठकर रोती रही। एक दिन जब मैं यूं ही रो रही थी तो ससुर जी ने मुझे देख लिया। ससुर जी ने पूछा, बहू क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं ससुर जी। लेकिन ससुर जी बार बार पूछने लगे, तू मुझसे कुछ छिपा रही है बहू? मैंने कहा, नहीं सासुर जी, बस ऐसे ही माँ बाप की याद आ गई, इसलिए रो रही हूं। ससुर जी मुझे दिलासा देने के लिए पास आकर बैठ गए और मेरे सिर पर हाथ फेरने लगे। लेकिन उस समय उनकी नजरें और उनका स्पर्श कुछ अजीब सा लग रहा था। इसके बावजूद वह मुझे दिलासा दे रहे थे, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं पाई। ससुर जी ने मुझे देर तक थामे रखा और मैं कमजोर पड़ गई। फिर मैंने अपने दिल की बात, अपने शौहर की सारी कहानी ससुर जी को बता दी। सारी बात सुनने के बाद ससुर जी बोले, बहू तूने यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, ससुर जी, मैं आपके बेटे पर बहुत भरोसा करती थी। मुझे यकीन ही नहीं था कि वह ऐसा कुछ करेंगे। ससुर जी ने मुझे दिलासा देने की बहुत कोशिश की, मगर उसी दौरान वह मुझसे अजीब हरकतें भी करने लगे। फिर कहने लगे, तू घबरा मत, तेरा शौहर इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि तेरे बच्चे नहीं हो रहे। तू थोड़ा सब्र कर, मैं तुझे एक नामी हकीम के पास ले चलूंगा। उसने कई लोगों को मां बनने में मदद किया है। मैंने कहा, ससुर जी, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने शौहर को समझाने की हिम्मत नहीं है। अगले दिन ससुर जी मुझे एक हकीम के पास ले गए। हकीम ने मुझे देखकर कहा, तू मां बन सकती है, मगर एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा, कौन सा काम? तब हकीम की बोले, तुझे अपने शौहर के अलावा किसी और मर्द के साथ संबंध बनाना होगा, तभी पता चलेगा कि समस्या तेरी है या तेरे शौहर की। मैंने कहा, हकीम जी, मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझ में कोई दिक्कत नहीं है। तब हकीम जी ने कहा, बच्चे देने वाला तो ऊपर वाला है, मगर तुझे एक अलग तरीका आजमाना पड़ेगा। अगर किसी और मर्द के साथ संबंध बनाने से तू मां बन सके तो क्या तू यह नहीं चाहेगी? हकीम जी की यह बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने सोचा कि अगर बच्चे के बिना मेरा घर बर्बाद हो रहा है तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने कहा, हकीम जी, मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ ऐसा कर सके। तब हकीम जी बोले, अगर मैं तुम्हारे लिए ऐसा आदमी ढूंढ दूं तो क्या तू तैयार होगी? तब मैंने कहा, हाँ। तभी तुरंत हकीम जी ने मेरे ससुर जी की तरफ इशारा करके कहा, यह जो तेरे पास बैठे हैं, तेरे ससुर जी, उनकी बात सुनकर तो मेरी दुनिया ही हिल गई। हकीम जी ने मुझसे कहा, रोशनी, तुम्हें शायद अपने ससुर जी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। वह मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे पास अक्सर आते रहते हैं। अगर किसी औरत को बच्चा नहीं होता तो मैं तुम्हारे ससुर जी की मदद लेता हूँ। अब तक 40 औरतों को उन्होंने औलाद का सुख दिया है। अब अगर तुम चाहो तो तुम्हारे ससुर जी तुम्हारी भी मदद कर सकते हैं। हकीम की बातें सुनकर मैं तो दंग रह गई, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने आखिरकार हामी भर दी। तब हकीम जी ने कहा, अच्छा, तो अब तुम घर जाओ और अपने ससुर जी को खुश करो, फिर देखना तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारे ससुर जी इस मामले में बहुत ही अनुभवी हैं। घर आने के बाद मेरे ससुर जी मेरी तरफ देखकर इशारा करने लगे कि मैं तैयार रहूं। एक बच्चे की आस में मैं मजबूर हो गई और अपने ससुर जी के साथ वही काम किया जो आमतौर पर मियाँ बीवी करते हैं। मेरे ससुर जी इस पर बहुत खुश हुए और अपने बेटे को साफ तौर पर धमका दिया कि अगर तू दूसरी औरत के साथ कोई रिश्ता रखेगा तो उसे उसकी सारी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। इस डर से मेरे शौहर ने उस औरत के साथ रिश्ता तोड़ दिया, ससुर जी के साथ। यह सब करने के 2 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। इस खबर ने मेरे दिल को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। मां बनने का सुख दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। फिर 9 महीने बाद मेरे घर एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उस समय इन पूरे घर में रौनक छा गई थी। सभी रिश्तेदार, मेरा शौहर और ससुर जी भी बहुत खुश थे। इसके बाद मैं आगे भी 4 बच्चों की मां बनी और अब मैं अपने शौहर, बच्चों और ससुर जी के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही हूँ। तो दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चे देने वाला तो सिर्फ ऊपर वाला है, लेकिन जब बच्चा ना होने की वजह से शौहर अपनी बीवी के साथ अन्याय करने लगता है तो इंसान मजबूरी में कुछ ऐसा करने को सोचता है जो वह कभी नहीं करना चाहता।
ऐसे में इंसान अपनी इज्जत और सम्मान की भी परवाह नहीं करता। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन किसी भी हाल में गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं एक शॉर्ट नाइटी पहनकर घर के आंगन में बारिश में नहा रही थी। मेरी खूबसूरती उस ब्लैक नाइटी में और भी ज्यादा निखर कर आ गई थी। अचानक दरवाजे की बेल बजी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, सामने जेठ जी खड़े थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आज तो कयामत लग रही हो। मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरे 40 साल के जेठ बिना शादी के थे। किसी काम के सिलसिले में वह शहर में हमारे घर आए थे, जो देखने में बहुत सुंदर थे। जब वह हमारे घर आए, उस समय मेरे और मेरे पति के बीच अनबन चल रही थी। मुझे उनसे खुशी चाहिए थी, लेकिन मेरा पति मुझे नहीं दे पा रहे थे। एक दिन मैंने अपने पति के लिए अपना कमरा सजाया था। उस रात पति की जगह जेठ जी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा, मेरी उम्र के हिसाब से मुझे 2 चीजों का ज्यादा अनुभव है। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। कमरे में सजाए गए फूलों के मुरझाने तक उन्होंने मुझे पूरी तरह से। आज जब मैंने घर का दरवाजा खोला तो मेरे सामने मेरा पति नहीं, बल्कि मेरे जेठ खड़े थे। उस समय मैं शॉर्ट नाइटी ड्रेस में थी। मुझे उम्मीद थी कि दरवाजे पर मेरे पति होंगे, लेकिन सामने तो जेठ जी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि इस रूप में सबसे पहले मेरा पति मुझे देखे। लेकिन जो मैंने अपने पति के लिए किया था, उसका आनंद जेठ जी ले रहे थे। वह तो मुझे अलग ही नजरों से देख रहे थे। उन्हें देखकर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा, बहुरानी कहाँ जा रही हो? मुझे पानी नहीं दोगी? क्या उनके सामने उन छोटे कपड़ों में मुझे शर्म आ रही थी और इसलिए मैं कपड़े बदलने कमरे में जा रही थी? मैंने जेठ जी से कहा, आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। अपने कमरे में जाकर मैंने जल्दी से साड़ी पहनी और बाहर आई। मैंने जेठ जी को चाय और पानी दिया। वह अभी भी मुझे उसी ही नजर से देख रहे थे। उन्होंने कहा, बहू, आज क्या खास बात है? शायद मैं गलत समय पर आ गया हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है भैया। सच तो ये है कि दरवाजे पर मुझे आपके भाई की उम्मीद थी, लेकिन कोई बात नहीं। अतिथि देव भवा, यह भी मेरे लिए शुभ है। अब उन्होंने सब कुछ देख ही लिया था, तो उन्हें घर की बातें बताने में कोई हर्ज नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि आज मैंने आपके भाई के लिए एक छोटा सा सरप्राइज रखा था। उनके काम की वजह से उन्हें समय नहीं मिल पाता। हम दोनों यहाँ अकेले रहते हुए भी एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पाते हैं। इसलिए आज कुछ अलग करने के लिए मैंने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया था। पति पत्नी के बीच की रुचि बनी रहे, इसीलिए बीच बीच में कुछ सरप्राइज प्लान करना चाहिए। ये मैंने कल ही इंटरनेट पर देखा था और आज मैंने इसे आजमाने की कोशिश की। लेकिन देखो ना, तुम्हारा भाई समय पर आया ही नहीं। मैं अपने जेठ जी से बात कर रही थी कि अचानक मेरा पति राजेश घर आ गया। उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने मुझसे पहले ही वादा किया था कि वह 2 घंटे पहले घर आ जाएगा, लेकिन वह 2 घंटे देर से घर आया था। अगर वह समय पर घर होता तो भैया को दरवाजे से ही वापस भेज सकता था। घर आते ही भैया को देखकर उसने उन्हें गले लगा लिया। उसने तो मेरी ओर देखा भी नहीं। देखता भी कैसे? उसे पता था कि मैं गुस्से में लाल हो गई थी। उन दोनों को अकेला छोड़कर मैं किचन में चली गई। उनकी बातें मेरे कानों में पड़ी। तब मुझे समझ में आया कि भैया अब 1 महीने के लिए हमारे घर में रुकने वाले थे। मेरे जेठ जी मेरे पति के मामा के बेटे थे। वह मेरे पति से उम्र में बड़े थे। उन दोनों की बातें चल रही थीं और मैं किचन में खाना बनाने लगी। रात को जल्दी खाना निपट गई। कमरे में जाते ही मेरा पारा चढ़ गया था, क्योंकि जो बेड मैंने प्यार के 2 पल बिताने के लिए सजाया था, उस बिस्तर पर मेरा पति जोर जोर से खर्राटे ले रहा था। सजे हुए बिस्तर को देखकर क्या उसे इतना भी समझ नहीं आया कि मैंने बिस्तर क्यों सजाया है? उसे बीवी से ज्यादा नींद क्यों प्यारी थी? उस समय मैं गुस्से में बिल्कुल अपने कमरे में ना जाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गई। हॉल में बैठकर मैं खुद से ही बड़बड़ा रही थी और मुझे जेठ जी का भी ध्यान नहीं था। कुछ समय पहले ही जेठ जी मेरी बगल में आकर बैठ गए थे। उनकी ओर भी मेरा ध्यान नहीं गया। जब जेठ जी ने मेरा हाथ पकड़ा
तो मैं एकदम से चौंक गई थी, क्योंकि पहले ही मैं अपने विचारों में डूबी हुई थी। जेठ जी के अचानक आ जाने से मैं डर गई थी। मुझे इस तरह चौंका हुआ देखकर वह बोले, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली बैठकर क्यों बड़बड़ा रही हो? तब मैं उनका हाथ पकड़कर सीधा अपने कमरे की ओर ले गई। वहां मैंने उन्हें वह सजाया हुआ बिस्तर दिखाया। जेठ जी बोले, अरे, तुमने बिस्तर बहुत अच्छी तरह सजाया है। शायद उन्हें समझ नहीं आया कि मैं उन्हें क्या दिखाना चाह रही थी। मैं गुस्से में उस कमरे से बाहर आ गई। मैंने उनसे कहा, जेठ जी, मैं आपको सिर्फ सजाया हुआ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। मैं गुस्से में क्यों हूँ? लगता है आपको समझ में नहीं आया। तब जेठ जी बोले, तुम्हारे चेहरे से मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। यकीनन तुम वह बिस्तर तुमने राजेश के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए सजाया था, लेकिन राजेश अब वहां जोर जोर से खर्राटे मार रहा है। जेठ जी बोले, सच में तुम्हारी पसंद गलत निकली? राजेश बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। शायद उसे तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं है। तुम्हारी जैसी रोमांटिक लड़की को मेरे जैसा रोमांटिक पति चाहिए था। लेकिन देखो, किस्मत का खेल, राजेश का भाग्य अच्छा है कि उसे तुम्हारी जैसी सुंदर और आकर्षक लड़की मिली है। जेठ जी ने मेरी सुंदरता की तारीफ की। यह सुनकर मैं पल भर के लिए अपना सारा गुस्सा भूल गई। मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कई महीनों से मैंने राजेश के मुंह से अपनी सुंदरता के बारे में एक भी शब्द नहीं सुना था। पता नहीं उसे क्या हो गया था। आदमी को काम में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन काम के अलावा भी घर में पत्नी होती है। उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका खुद का परिवार भी है। बात करते करते मैंने जेठ जी के साथ बहुत सारी बातें कर ली थीं। तब जेठ जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं ना। तुम जो भी चाहती हो वह मुझसे शेयर कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए समय निकाल लूंगा। मैं राजेश को भी समझा दूंगा। जेठ जी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन हल्का हो गया तो मैं अपने कमरे में चली गई। अब मैं राजेश की ओर पीठ करके सो गई थी। अगले दिन रोज की तरह राजेश टिफिन लेकर अपने काम पर निकल गया था। जेठ जी अभी भी घर पर ही थे। उन्होंने कहा कि उन्हें दोपहर 2 बजे ऑफिस में जाना है। जेठ जी 40 साल के थे, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि वह बहुत हैंडसम थे। उन्होंने अपने शरीर को भी एकदम से फिट कर रखा था। उस दिन जेठ जी नहाकर बाहर आए। वह केवल तौलियां लपेटे हुए हाल में आए थे। उन्हें देखकर मैं शर्मा गई। जेठ जी 40 साल के होने के बावजूद भी उन्होंने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था। वह मेरे सामने बिना शर्ट के खड़े थे। वह सिर्फ तौलियां लपेटकर सीधे किचन में आ गए थे। उन्हें ऐसा देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे शर्माता हुआ देखकर वह वहां से चले गए। कुछ देर बाद वह पूरे कपड़े पहनकर आए। कल जब वह घर आए थे तो थोड़ी ही देर में मुझे उनसे भी बोर यश हो गई थी, लेकिन अब वह मेरे साथ घर में थे तो मुझे घर भरा हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना मेरे आसपास है। उस दिन जेठ जी ने ऑफिस जाने से पहले मुझे एक आइडिया दिया। उन्होंने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया बताया। वह बोले, भाभी, कल मैंने जल्दी आकर तुम्हारा प्लान खराब कर दिया था। आज रात मैं थोड़ी देर से घर आऊंगा। अगर जरूरी हुआ तो मैं बाहर ही खाना खा लूंगा। तुम अपने पति के साथ समय बिता सकती हो। मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। जेठ जी ने मुझे कैंडल लाइट डिनर का आइडिया समझाया था। मुझे डिनर को रोमांटिक बनाने का तरीका अच्छी तरह से पता था। उसी वक्त मैंने राजेश को फोन किया। शायद वह काम में व्यस्त था, क्योंकि उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने उसे एक मैसेज किया। मैसेज देखकर मुझे लगा कि वे जल्दी घर आ जाएगा, इसलिए मैंने शाम को अच्छी तैयारी की थी। शाम हो गई, लेकिन राजेश ने पूरे दिन में मेरा कोई कॉल नहीं उठाया। उसने मेरे मैसेज का जवाब सिर्फ ओके दिया था। इससे मुझे समझ में आ गया था कि आज वह जल्दी घर आ जाएंगे। वह जल्दी घर आया। यह देखकर मैं खुश हो गई कि वह मेरे लिए जल्दी आए हैं, लेकिन आते ही राजेश मुझे थोड़ा थका हुआ लग रहा था। मैंने उसके साथ डिनर किया, लेकिन बाकी चीजों के लिए मैं उसे फोर्स नहीं कर सकी, क्योंकि वह पहले ही मुझे थका हुआ लग रहा था। और वैसे भी वह मेरा ही पति है। उनसे जबरदस्ती करना या किसी भी चीज की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आज का दिन राजेश के साथ समय बिताने का आखिरी दिन नहीं था, इसलिए उसे थका हुआ देखकर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने उसे शांतिपूर्वक कमरे में सोने दिया। उसके सो जाने के बाद मैं किचन साफ कर रही थी। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। किचन का काम निपटाकर मैं बैठकर टीवी देख रही थी। रात के 11 बजने वाले थे।
जेठ जी अभी घर नहीं आए थे। मैंने उन्हें फोन करने का सोचा, तभी घर का दरवाजा खुला और वह अंदर आ गए। मैंने उन्हें खाने के लिए पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह खाना खाकर आए हैं। 2 मिनट मुझसे बात करके वह अपने कमरे में चले गए। उसके बाद मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जेठ जी का ऑफिस का समय दोपहर 12 बजे से शायद 7 बजे तक का था। वह सुबह से काम में मेरी मदद करते थे। जिस तरह से मेरी मदद करते थे, वैसे ही मदद मेरे पति ने कभी नहीं की थी। जेठ जी के साथ जो भी लड़की शादी करेगी, वह बहुत किस्मत वाली होगी। ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं था, क्योंकि वह हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट थे। उस दिन रात को मैं हमारे कमरे में राजेश के कपड़े देख रही थी। उसके कुछ शर्ट में धोने के लिए निकाल रही थी। तब मुझे उसकी पैंट की जेब से दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उनसे पूछा, यह तुम्हारा कौन सा महत्वपूर्ण टिकट है? तब उसने कहा, हाँ, कुछ दिनों के लिए मुझे दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला। ऑफिस में पार्टी का आयोजन किया गया है, उसके लिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि राजेश मुझे भी साथ लेकर जाएंगे। मैंने उनसे कहा, अच्छा पार्टी है, तो फिर हमें कब निकलना है? तब उसने कहा, हमें यह तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा, राजेश पार्टी के लिए तुम मुझे भी साथ ले चलो ना। राजेश बोला, पूजा पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, वहां परिवार का कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। सपना देखना बंद करो, पार्टी के लिए मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ अकेला जा रहा हूं। यह कहकर राजेश ने पल भर में मेरी खुशियों को कम कर दिया था। अगले दिन राजेश दिल्ली के लिए निकल गया। वह 3 दिनों के लिए दिल्ली गया था। उसने कहा कि पार्टी 1 दिन की है, लेकिन उसके बाद 2 दिन दिल्ली के ऑफिस में उसका कुछ काम है। उसके जाने के बाद जेठ जी के साथ मैं घर में अकेली थी। उसी दौरान जेठ जी के ऑफिस में भी पार्टी थी। जेठ जी मुझे अपने साथ अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए। एक तरफ मेरा पति था, जो मुझे अपने साथ कहीं ले जाने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरे जेठ जी थे, मेरे सभी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। खुद मुझे अपने ऑफिस की पार्टी में ले गए थे। उस पार्टी में वह मुझे इस तरह से अपने साथ घुमा रहे थे जैसे मैं उनकी प्रेमिका हूं। पार्टी शुरू होने से पहले वहां अवार्ड फंक्शन था। जेठ जी को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला था। अवार्ड स्वीकारते समय भी वह मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गए थे। वह मुझे हर छोटी चीज में प्राथमिकता दे रहे थे। पार्टी से घर आते समय मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, आप मुझे अपने साथ क्यों ले गए थे? वह तो आपकी ऑफिशियल पार्टी थी ना? तब जेठ जी ने कहा, अरे भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बहुत भोली हो। वह पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, असल में हमें अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाहिए। पार्टी में आने से पहले बताया जाता है कि परिवार के सदस्यों के लिए भी तो पार्टी होती है। जेठ जी ने मेरे सवाल का जवाब बहुत अच्छे से समझा दिया था। उस रात घर जाकर जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी, तो मेरे ड्रेस का पीछे का हुक नहीं खुल रहा था। राजेश भी घर पर नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किससे मदद लूं। मैं खुद खोलने की कोशिश करने लगी, तब अचानक जेठ जी मेरे कमरे में आ गए। मुझे इस तरह परेशान देखकर वह मेरे पास आए। वह बोले, भाभी, मैं अपना प्रॉब्लम लेकर यहाँ आया था, लेकिन तुम ही यहाँ मुश्किल में लग रही हो। मैंने उनसे मदद नहीं मांगी थी, फिर भी उन्होंने आगे आकर मुझे हाथों से मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। उसके बाद वह कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं कपड़े बदलकर बाहर आ गई। मैंने उनसे पूछा, जेठ जी, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई है? तब वह बोले, भाभी, एक तो गर्मी बहुत बढ़ गई है और इसी बीच मेरे कमरे का एसी भी बंद हो गया है। रात भर मैं एसी के बिना कैसे सोऊंगा? अब सोने का क्या करें? ये तुम ही बताओ। हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी थे, एक हमारे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। जेठ जी गेस्ट रूम में सोते थे। अब उन्हें नींद नहीं आएगी। ये सुनकर मुझे उन्हें अपने कमरे में सोने के लिए कहना पड़ा। उस रात जेठ जी मेरे कमरे में मेरे बेड पर सोए थे। राजेश की जगह आज उन्होंने ले ली थी। रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। कुछ ही दिनों से भैया मुझे अपने साथ इतना कंफर्टेबल बना देंगे, ये मुझे अंदाजा नहीं था। ऐसे ही अगले दिन जेठ जी की छुट्टी थी। घर का राशन भी खत्म हो गया था। मुझे खरीदने के लिए बाहर जाना था। राजेश बाहर जाने से पहले मुझे पैसे देकर नहीं गया था। जब मैंने खाना बनाने का सोचा तो राशन में एक चीज थी तो दूसरी खत्म हो गई थी। मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं बचे थे। मैंने राजेश को फोन करना शुरू किया, तभी जेठ जी ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा, भाभी,
अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। इस महीने का राशन मैं भर दूंगा। आज दोपहर का खाना हम बाहर ही करेंगे। मैंने जेठ जी को सहमति दी। फिर तैयार होकर कुछ समय बाद हम बाहर जाने लगे। सबसे पहले जेठ जी मुझे होटल में खाने के लिए लेकर गए। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी करने के लिए गए। मॉल में जो भी चीज मुझे पसंद आई जेठ जी ने मुझे दिला दी। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत सारी खरीदारी की थी और सारे पैसे जेठ जी ने चुकाए थे। राजेश तो हमेशा मेरे पीछे चिल्लाता था। राशन के अलावा एक भी चीज अगर मैंने ज्यादा ली तो वह तुरंत मेरे पीछे खर्चे का रोना रोने लगता था। लेकिन जेठ जी ने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मुझे जो जो चाहिए था उन्होंने वह दिला दिया था। उनके व्यवहार से कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वह मेरा दिल जीतने की कोशिश कर रहे हों। उस दिन रात को मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइटी ड्रेस पहना हुआ था। मुझे उस ड्रेस में देखकर जेठ जी मेरी तरफ देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, भाभी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। उस रात भी वह मेरे साथ ही मेरे कमरे में सोए थे। आधी रात को अनजाने में मैंने उनकी तरफ खिसक कर अपने गले लगा लिया था। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उनके बेहद करीब थी। मैं तुरंत जेठ जी से दूर हो गई। उठकर मैं अपने काम में लग गई। आज भी जेठ जी ने छुट्टी ली थी। सुबह नाश्ता करने के बाद किचन में बर्तन साफ करने लगी। तभी अचानक जेठ जी मेरे पीछे आ गए। मेरे हाथ में साबुन का झाग था। जेठ जी ने अचानक मेरे पेट में चुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं कांप गई थी। तभी मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जेठ जी के ऊपर गिर गई। किचन में हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। मेरे हाथ का झाग जेठ जी के चेहरे पर लग गया था। यह देखकर मैं ठहाके लगाने लगी थी। मुझे हंसता हुआ देख जेठ जी मुझे प्रेम भरी नजरों से देखने लगे। उनकी नजरों में भी बहुत प्यार था। वह कुछ बोल नहीं पा रहे थे। यह देखकर मैंने हंसना बंद कर दिया। उनसे दूर होते ही मैंने उनसे पूछा, आपने क्यों चुटकी काटी? तब उन्होंने कहा, भाभी मैंने तुम्हारे पेट पर लाल चींटी देखी थी, उसे ही हटा रहा था। बात करते करते जेठ जी ने मेरा हाथ का झाग अपने चेहरे पर लगा दिया। फिर हमारी मस्ती शुरू हो गई। मस्ती करते करते उन्होंने मुझे पीछे से जोर से गले लगा लिया। धीरे धीरे वह अपनी मर्यादा भूलने लगे। हमारे बीच कुछ गलत होने से पहले हम दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। उस दिन पूरा दिन मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल चलता रहा। वह मेरे बहुत करीब आ गए थे। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए प्यार दिख रहा था। वैसे भी राजेश मुझे नजरअंदाज करता था। घर में मौजूद दूसरा आदमी तो कम से कम मेरी देखभाल और परवाह कर रहा था। भाई साहब को क्या चाहिए था? मुझे अब समझ आ गया था। पिछले कुछ दिनों से राजेश से जिस सुख की उम्मीद लगाए बैठी थी, वो सुख शायद मुझे जेठ जी से मिलने वाला था। जेठ जी राजेश से उम्र में बड़े थे। राजेश से ज्यादा स्मार्ट और दिखने में भी अच्छे थे। निश्चय ही वह दो बातें अच्छे से जानते होंगे कि किसी औरत को कैसे खुश रखना होगा। रात को भी राजेश के घर आने की संभावना थी, लेकिन वह रात को 9 बजे घर आ गया। सोने से पहले मैंने दूसरा नाइटी ड्रेस पहना था। राजेश ने वह ड्रेस मेरे ऊपर देखा। फौरन मुझसे पूछा, 2 दिन में यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उसे यह नहीं बताया था कि वह ड्रेस जेठ जी ने मुझे दिलाया है। मैंने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे थे, उनसे मैंने ड्रेस खरीद लिया। राजेश मुझे शक भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन अब मुझे उसकी नजरों की ओर उसकी जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को अपनी पत्नी की परवाह नहीं है, उस व्यक्ति के बारे में मैं सोचकर क्या कर सकती हूँ। मेरी परवाह जेठ जी को थी। मेरी भावनाओं का सम्मान करते थे। मुझे यह समझ में आ गया था कि वह ही मुझे फूल की तरह संभाल कर रख सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू उसकी देखभाल करने वाले मालिक के आसपास दिखनी चाहिए। यह मुझे समझ अच्छी तरह से आ गया था। उस दिन मैं राजेश से थोड़ी दूर थी। अगले दिन राजेश और जेठ जी अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय पर मेरे दिमाग में जेठ जी का ख्याल आ रहे थे कि जेठ जी के पास जाकर मैं राजेश को धोखा दूंगी। ऐसा मुझे लग रहा था। उस समय मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने जेठ जी और राजेश को एक संदेश भेजा कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैंने घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और मैं अपने कमरे में चली गई। संदेश भेजने के 20 मिनट बाद जेठ जी घर आ गए। घर में आते ही वह मेरे कमरे में आए। मेरे पास आकर वह मेरी हालत चेक करने लगे। उनके चेहरे पर मेरे लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वह मुझे चेक कर रहे थे। तभी मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर जेठ जी बोले, भाभी
तुम भी क्या मजाक कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है? ये संदेश पढ़कर मैं कितना घबरा गया था। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे ठीक से बताओ। ये मजाक करने का समय नहीं है। तब मैंने जेठ जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने पास बिठा लिया। मैंने उनसे कहा, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो एक छोटी सी परीक्षा ले रही थी। मैं तुम्हारे और राजेश के प्यार का अंतर देख रही थी। मेरी इस परीक्षा में आज तुम पास हो गए हो। जेठ जी ने मेरी बात समझ ली थी। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी 40 साल की तपस्या आज समाप्त होने वाली थी। हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब थे कि कुछ ही समय में हम अपने प्यार के पलों का आनंद लेने वाले थे। लेकिन तभी राजेश कमरे में आ गया। हमें साथ देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरे पास आकर जेठ जी को मुझसे दूर धकेल दिया। उसने मुझसे कहा, यह सब क्या चल रहा है पूजा? तुम अपने जेठ के साथ यह सब कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? हाँ, नहीं आया। मुझे तुम्हारा ख्याल जब तुम अपनी रागिनी के साथ होते हो, तब क्या तुम्हें एक बार भी अपनी पत्नी का ख्याल आता है? मेरी तबीयत खराब हुई, ये मैसेज देखकर भी तुम घर नहीं आए। ये मुझे पता था, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हें मेरा और भैया का एक साथ सेल्फी वाला फोटो भेजा। मैंने तुम्हें भेजे हुए मैसेज में भी जानबूझकर लिखा था कि मैं उनके साथ रिश्ता बढ़ा रही हूँ। वैसे भी तुम शक करने में एक्सपर्ट हो, लेकिन शक तभी करना चाहिए जब आपका खुद का चरित्र साफ हो। मेरी नजर के पीछे तुम जो कर रहे हो वह सही है, तो मेरा और जेठ जी का रिश्ता भी सही है। हम दोनों जो कुछ कर रहे हैं उसमें मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। पूजा, कुछ भी बकवास मत करो। कौन सी रागिनी राजेश का नाटक शुरू हो गया था। तब मैंने उसे उसकी और उसकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उसका सारा सच पहले से ही पता चल गया था, लेकिन मैं उसके प्यार के लिए सब्र कर रही थी और उस घर में रुकी हुई थी। मैंने उससे कहा कि राजेश, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस का काम और मीटिंग बताकर उस लड़की को बाहर शहर ले जाकर तुम उसके साथ समय बिताते हो, उस पर कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने एक चीज मांगी तो उसके लिए पीछे खर्च का रोना रोने लगते हो। तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी मैं तुम्हारे घर में रुकी हुई थी, तुम्हें खुश करने के लिए। कभी कमरा सजाती तो कभी कैंडल लाइट डिनर, तो कभी कुछ और करती थी। शायद मुझसे कोई गलती हुई होगी। तुम्हें जो प्यार चाहिए वह मैं तुम्हें नहीं दे पा रही थी, ऐसा मुझे लगता था। मैं खुद को दोषी मानती थी। मुझे जेठ जी ने समय पर तुम्हारा सारा सच बता दिया था। अच्छा हुआ, वरना मैं खुद को दोषी मानते हुए डिप्रेशन में चली जाती और अपने साथ कुछ बुरा कर बैठती। उस सारी कठिन परिस्थितियों में जेठ जी ने मुझे संभाला था। और हाँ, तुम जिस शक नजर से हमें देख रहे थे वह नजर एक बार हटा लो। जेठ जी और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको सबक सिखाने के लिए मैं उनके साथ मिलकर यह नाटक कर रही थी। आज जो तुमने देखा वह भी हमारे नाटक का हिस्सा था। अगर तुम मुझे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे देख सकती हूँ? अब राजेश मेरे सामने सिर झुकाए हुए खड़ा था। मैं अपना बैग उठाकर अपने मायके जा रही थी। अब आगे मैं कुछ नहीं सहन नहीं कर सकती थी। राजेश को उसकी गलती का भी समझ आ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुझे मैके जाने से रोक लिया। उसने मुझे माफी मांगी और वादा किया कि आज के बाद वह किसी दूसरी लड़की के पीछे नहीं जाएगा। वह मेरे साथ वफादार रहेगा। जेठ जी ने मेरी मदद की, इसके लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उनका भी विवाह हो चुका था। उनकी 10 साल की बेटी भी थी, लेकिन 1 साल पहले उनकी पत्नी ने उन्हें इसी तरह से धोखा दिया था। घर गृहस्थी का महत्व अच्छे से पता था। उनकी गृहस्थी बचाने के लिए कोई उनकी मदद नहीं कर सका था, लेकिन उन्होंने मेरी गृहस्थी बचाने में मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी की कीमती चीज खो दी थी। उनकी गृहस्थी, उन्हें उसकी कदर थी। जिसने वह खोया हो उसे ही उसकी कीमत पता होता है। आज जेठ जी की मदद से मैं अपनी गृहस्थी बचा सकती थी। आजकल हर दूसरा पुरुष या स्त्री अपना अच्छा खासा परिवार चलाते हुए भी बाहर प्यार में पड़ जाते हैं। यह कोई ट्रेंड नहीं है। बाहर का व्यक्ति आपको अपने परिवार के सदस्यों की तरह संभाल नहीं सकता। वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करेगा। ऐसे बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से तलाक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी स्त्री का तुरंत मायके जाना आपके पति को आजादी देने जैसा होता है। इसलिए परिस्थिति से भागने के बजाय परिस्थिति का सामना करना चाहिए।
पति चाहे कितना भी गलत रास्ते पर चल जाए, एक पत्नी ही है जो उसे सही और सीधा रख सकती है। यह हर स्त्री को समझना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक कहानी सुनने के लिए। मेरी 32 साल की कुंवारी दीदी कई सालों बाद घर आई थी। शादी में रुचि न होने पर पापा से बहस करके जॉब करने दूसरे शहर चली गई थी। तब से वह वहीं रह रही थी। उसके आने के बाद से वह हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। एक दिन जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मैंने गलती से जीन्स की चैन को गलत जगह पर फंसा लिया। तब दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। वह बोली, तुम अभी 17 साल के हो, फिर भी तुम्हारा यह इतना बड़ा है, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा बड़बड़ाते हुए दीदी ने मेरा पैंट के अंदर का नजारा देखकर वह खुश हो गई। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। जिन्होंने अभी तक नहीं किया और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। इस कहानी में मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मेरा नाम रोहित है और मैं 10वीं में पढ़ता हूँ। मेरी दीदी कई सालों बाद हमारे घर आई थी। वह 22 साल की थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। मेरे मम्मी पापा दोनों जॉब करते थे। दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं होता था, इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया। उसने कहा, रोहित, तू तो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। दीदी को घर आने के बाद से वह मेरे कमरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर आता तो मेरे हाथ से बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक मेरी सारी देखभाल दीदी ही करती थी। मैं अब 17 साल का हो गया था और 10वीं में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। जो एंटी थायराइड देने के लिए घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे फीमेल होती हैं वैसे ही मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते देखते दीदी को घर आए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरे पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब दीदी से गलती से हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे दीदी की कुछ ऐसी चीजें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थीं। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह अजीब व्यवहार देखा था, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उससे सवाल किया। तब मैंने कहा, डैडी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, परंतु इसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाया। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ, इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई।
आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरा पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उसे सहजता से सवाल किया, दीदी तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है, क्यों बेवजह उसमें फंसना, पर अब धीरे धीरे मुझे शादी की जरूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना थोड़ा मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई और सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन देने वाले ब्रदर मुझे इंजेक्शन देने के लिए घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे मैगी खाने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मेरे लिए मैगी बनाने को कहा। उस समय दीदी मम्मी के कमरे में थी। जब मैं उस कमरे के पास गया तो मुझे दीदी वहां कुछ अलग ही रूप में दिखी। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी। वह खुद को शीशे में ऐसे निहार रही थी जैसे वह 18 साल की लड़की हो। दीदी का खुद को निहारना अब कब खत्म होगा, इसकी प्रतीक्षा करते हुए मैं कमरे के बाहर खड़ा था। लेकिन वह तो खुद को हीरोइन समझकर और भी अदा बिखेर रही थी। इधर मेरी भूख भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही दीदी थोड़ी शर्मा गई। उस समय वह वैसे ही मेरे सामने खड़ी थी और मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने के बाद गाउन पहने हुए थी। मुझे देखते ही उसने कहा, उठ गए रोहित तुम? अच्छा अब आ ही गए हो तो बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं वहां गया था, लेकिन दीदी तो मेरे मुंह से अपनी तारीफ सुनने में व्यस्त हो गई थी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे आईने के सामने ले गई। एक हाथ मेरे गले में डालकर वह मेरे पीछे खड़ी हो गई। उसने कहा, रोहित तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे अभी भी शादी करनी चाहिए? दीदी के इस सवाल पर मैं क्या जवाब दूं, समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे कहा, दीदी शादी करना तुम्हारा निजी फैसला है, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं तो यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या तुम मेरे लिए मैगी बना सकती हो? मेरी बात सुनकर दीदी हंस पड़ी। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बड़ा समझा था, लेकिन तुम अब भी बच्चों की तरह व्यवहार कर रहे हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, तुम यहाँ रुको, मैं तैयार होकर आती हूँ। उस समय मैं उस कमरे से बाहर आ गया। कुछ ही देर में उसने मुझे मैगी बना के दी। उसी रात मैंने तय कर लिया था कि मैं मम्मी पापा के कमरे में झांकूं, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात में सोने के बाद कुछ ही देर में मैंने अपनी आंखें खोली। उस समय मैं जानबूझकर बड़बड़ा रहा था, पानी कहाँ है? प्यास लगी है, लेकिन कमरे में पानी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए अब मुझे किचन में जाकर ही पानी पीना पड़ेगा। मैं यह सब जानबूझकर बड़बड़ा रहा था ताकि दीदी को लगे कि मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि वह भी जाग रही है। फिर मैं कमरे से बाहर निकला। फिर पानी पीने किचन न जाकर मैं मम्मी पास के कमरे के बाहर गया। दरवाजा थोड़ा खुला था और जब मैंने अंदर झांका तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ दिखे। पापा ने मम्मी को प्यार से पास में खींच लिया था। वह दृश्य देखकर कुछ बातें मेरे समझ में आ गईं। मुझे जो समझना था वह मैं समझ चुका था। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात मैंने दीदी को अपने कमरे से बाहर जाते नहीं देखा था, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया था कि दीदी के मन में कुछ अलग ही चल रहा है। अब मुझे उससे अकेले में बात करनी थी। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया था। यह प्लान उन्होंने सिर्फ अपने लिए ही बनाया था। मम्मी बाप का कहना था कि सामने मेरे 10वीं का एग्जाम है, इसलिए अब मैं छुट्टी का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूं। मम्मी पापा ने मुझे छुट्टी के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था और इसी वजह से उन्होंने मुझे ट्रिप पर साथ नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, तब मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए थे। उनके जाने के बाद
घर में मैं दीदी के साथ अकेला था। उस दिन घर में कोई नहीं था, तो मैंने दीदी से सवाल किया। मैंने उससे कहा, दीदी, अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी, है ना? यहाँ आने के बाद से मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए जो तुमसे प्यार करे। जैसे ही मैंने सवाल किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, रोहित, तुमने सच में मेरे दिल की बात पहचान लिया। फिर दीदी ने रोते रोते मुझे गले लगा लिया। वह कहने लगी, मैं तुम्हें छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम बिल्कुल छोटे नहीं हो। तुम्हारी इस समझदारी की बात सुनकर मुझे तुम्हारे अंदर का एक बड़ा आदमी नजर आ रहा है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी इस उम्र में मुझे कोई पसंद करेगा? दीदी ने फिर वही सवाल मुझसे किया था, जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। लेकिन उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मेरे प्रति बदल गया था। उस दिन के बाद से दीदी ने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। दीदी को स्टाइलिश कपड़ों में देखकर मैं उसे देखता ही रह जाता। जब वह स्टाइलिश कपड़े पहनकर तैयार होती, तो वह खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए उत्सुक रहती। इतना ही नहीं, वह मुझसे चिपक कर फोटो भी खींचवाती। दीदी का जो भी स्पर्श मुझे होता, वह कुछ अलग ही दर्शाता था। उसका एकदम से बदला हुआ अंदाज कुछ और ही बता रहा था, जैसे वह मुझे बेवजह इशारे कर रही हो। खैर, एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी। जीन्स पहनते समय अचानक उसकी चैन गलत जगह पर अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। तब मैं जोर जोर से मम्मी को पुकारने लगा। मम्मी तो घर पर नहीं थी, ये मैं कुछ देर के लिए भूल गया था। मेरी आवाज सुनकर मम्मी नहीं, लेकिन दीदी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आ गई। उसने पास आकर मुझसे पूछा, क्या हुआ रोहित? मैंने उसे सब कुछ बताया। तब वह मेरे पास आई और मेरी मदद करने लगी। जैसे ही उसने मेरी जीन्स को हाथ लगाया, मैं शर्म से पीछे हट गया। मैंने कहा, दीदी, मुझे शर्म आ रही है। तब उसने समझाते हुए कहा, अभी के लिए शर्म को अलग रखो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए परेशानी में पड़ जाओगे। अब तुम्हारी मम्मी तो घर पर नहीं है, इसलिए तुम्हारी मदद मुझे ही करनी पड़ेगी। तब मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसे मेरी मदद करने दी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। कुछ ही देर में उसने मुझे मेरी परेशानी से राहत दिला दी, लेकिन उसके बाद से दीदी की नज़र मुझ पर बदल गई। जब उसने मेरी मदद की, तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया था। मेरी मदद करने के बाद वह मुझे एक अलग नज़र से देखने लगी थी। उसने कहा, रोहित, मैं तो तुम्हें इतने दिनों से सामान्य समझ रही थी, लेकिन तुम तो 17 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो दीदी। जो कुछ भी कह रही थी, मैं सब समझ रहा था। उस समय मेरे चेहरे पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती, मैं तुम्हें नहला दिया करूंगी। मैंने उसे मना कर दिया, क्योंकि मैं बहुत ही शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही नहाया करो, लेकिन नहाने के बाद तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज तुमने जो गड़बड़ की थी, उससे बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता था। आज के बाद मैं तुम्हें तैयार करूंगी। उसके बाद मैंने भी सहमति जताई। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में नर्स मुझे इंजेक्शन देने घर आया। इंजेक्शन लेने के बाद उस दिन मैं रोज की तरह सोया नहीं था, बल्कि उठकर कमरे से बाहर चला गया। हॉल में आते ही मैंने टीवी चालू कर दिया। टीवी की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दोपहर में जिस तरह से दीदी तैयार हुई थी, उसका मचलना कुछ अलग ही था। खैर, आज भी दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे। उसने कहा, रोहित, मैंने खास तुम्हारे लिए पानी पूरी बनाई है, रुको, मैं किचन से लेकर आती हूँ। किचन में जाते समय उसने टीवी बंद कर दिया और पानी पूरी लाने के लिए किचन में चली गई। वह मुझे हॉल में भी पानी पूरी खिला सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मुझे मेरे कमरे में लेकर गई और मुझे बिस्तर पर बैठाकर अपने हाथों से पानी पूरी खिलाने लगी। पानी पूरी खाते समय दीदी बार बार मेरे बालों पर हाथ फेर रही थी। वह कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। तब दीदी के परफ्यूम की खुशबू मेरे कमरे में चारों ओर फैली हुई थी। वह बात कर रही थी और मुझे धीरे धीरे नींद आने लगी। कुछ देर में मैं गहरी नींद में सो गया। जब मैं नींद से जागा, तो मुझे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। उठते ही मैंने अपने सिर पर हाथ रखा और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ समय बाद दीदी मेरे कमरे में आई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, रोहित, मुझे उम्मीद नहीं थी कि
कि तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में इतना आनंद आएगा। दीदी की बात मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी बातों पर सिर्फ सिर हिला दिया क्योंकि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। दीदी ने कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, हम मज़े करेंगे। मैं फ्रेश होकर कमरे से बाहर गया। तब दीदी ने हॉल में मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इससे पहले दीदी ने कभी मेरी पसंद के गाने नहीं सुने थे। उसे डीजे के गाने बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन उस दिन उसने खुद ही मेरी पसंद के गाने लगाए थे। इतना ही नहीं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे डांस कराने लगी। उसने मेरा एक हाथ अपनी कमर पर और दूसरा अपने कंधे पर रखा। वह मेरे साथ कपल डांस करने लगी। दीदी इतनी खुश क्यों थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। उस दिन के बाद जैसे जैसे दिन गुजरते गए, दीदी मुझे खुश दिखाई देने लगी। लेकिन दोपहर में जब भी मैं सोकर उठता, मुझे बहुत थकान महसूस होती थी। सोकर उठने पर वह मुझसे हमेशा एक ही बात कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मैं उसे किस तरह से खुश कर रहा था, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जो तकलीफ मुझे हो रही थी, वह मुझे अच्छी नहीं लगती थी। शुरू में मुझे दीदी से तैयार होने में संकोच होता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उसकी आदत पड़ गई। अब मैं बिना शर्माए दीदी से तैयार होने लगा था। अगले कुछ दिनों में दीदी और मेरे बीच एक अलग रिश्ता बनने लगा और मुझे वह सब कुछ अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर आ गए। अचानक एक दिन मुझे बहुत चक्कर आने लगे और फिर घर वालों ने मुझे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अचानक मुझे क्या हुआ, ये मुझे भी समझ नहीं आया। जब मेरी आंखें खुली तो पता चला कि मैं लगभग 1 महीने बाद आईसीयू से बाहर आया हूँ। 1 महीने में आईसीयू में रहा और इसका कारण जब डॉक्टरों ने मम्मी पापा को बताया तो वे भी मेरे साथ हैरान रह गए। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो डॉक्टरों ने खुद मुझसे बातचीत किया। पिछले 1 महीनों में मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या नहीं, ये डॉक्टरों ने मुझसे विस्तार से पूछा। मेरे साथ बातचीत के बाद डॉक्टरों को मेरे रोग का पता चला। उन्होंने मम्मी पापा को बताया कि रोहित को पिछले 1 महीनों से एक अजीब बीमारी हो गई है। उसने खुद की एक अलग दुनिया बना ली है। वह कल्पना में जी रहा है। डॉक्टरों ने मेरे साथ साथ घर के सभी लोगों से बात की थी। फिर डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप दोनों अपने काम में व्यस्त थे, आपने खुद के लिए समय निकाला, लेकिन अपने बेटे से बातचीत सही समय पर नहीं किया। आपका बेटा खुद से बातें करता था और इस पर आपका ध्यान नहीं था। इसके बाद घर में रोहित की दीदी आई। रोहित ने अपनी दीदी को भी एक शख्स के प्यार में पड़ते हुए देखा था। इंजेक्शन लेने के बाद वह रोज अपनी दीदी को घर आए, इंजेक्शन देने वाले ब्रदर के साथ देखता था। ये सब देखकर उसे लगने लगा कि प्यार केवल लड़के और लड़की के बीच होता है। इसीलिए रोहित खुद को उसे ब्रदर के रूप में देखने लगा। जब जब वह अपनी दीदी को उसके प्रेमी के साथ देखता तो वह खुद को उस जगह पर देखता और इस दौरान वह भी गलत राह पर जाने लगा। मोबाइल में गलत चीजें देखकर उसने भी गलत काम करना शुरू किया और इस वजह से वह धीरे धीरे कमजोर होता गया। उसके बार बार के विचारों के कारण उसे आईसीयू में भर्ती होने की नौबत आ गई। रोहित के साथ जो पिछले 1 महीने में हुआ, उसके लिए उसकी फैमिली जिम्मेदार है। डॉक्टर ने जो कुछ हुआ वह मम्मी पापा को बताया था और दीदी भी वहां मौजूद थी। तब दीदी के गले में मुझे मंगलसूत्र दिखा। मुझे तब पता चला कि जब मैं आईसीयू में था तब मम्मी पापा ने दीदी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी थी। मेरी हालत देखकर दीदी ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, रोहित, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन मैं भी अपनी ही दुनिया में खो गई थी। तुम्हारी तरह मैं भी अकेली हो गई थी। तुम्हारी वजह से ही मेरी मुलाकात इस शख्स से हुई और धीरे धीरे हमारे बीच प्यार पनप गया। मैं अपनी दुनिया में इतनी खो गई थी कि मैंने कभी तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये मेरी भी गलती थी। दीदी की बात का मैं कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं खुद बोलने में असमर्थ था। मुझे क्या बीमारी थी, इसका मुझे खुद अंदाजा नहीं था। मेरी बीमारी के बारे में पता चलते ही मम्मी पापा ने उस दिन के बाद से मेरी देखभाल खुद करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। तब मुझे यह समझ में आने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चे का भी एक प्रेमपूर्ण रिश्ता होता है। तो दोस्तों, अपने बच्चों को दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल कई माता पिता अपने करियर को बनाने में व्यस्त रहते हैं। इसी करियर की दौड़ में वे अनजाने में अपने बच्चों की उपेक्षा कर देते हैं। इसका उन्हें एहसास नहीं होता। अगर माता पिता खुद अपने काम में व्यस्त होंगे
तो इसके दुष्परिणाम बच्चों पर पड़ने लगते हैं। बच्चों को गंभीर मानसिक बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की मानसिक बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो बच्चों के साथ मित्र की तरह व्यवहार करें, रोज उनसे बातें करें, उन्हें कभी कभी बाहर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। ये माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद। उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब खाना लगा दूं? क्या मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल मेरा एक काम करोगे? रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गर्म करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गर्म करके लाते हैं। उस समय मैं गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामलाल मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो। रामलाल जी, मैम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा सकूं। रामलाल मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घुर रहा था। रामलाल की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामलाल मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। वह थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामलाल देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामलाल ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वह मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामलाल मेरे पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलटकर सीधी हो गई और बोली, रामलाल अब मेरे पेट की भी मालिश करो। रामलाल बोला, मैम साहब ये क्या कह रही हो? रामलाल बुरी तरह कांप रहा था और डर गया। रामलाल खुद से पहले नहीं करने वाला था। वह चाहता था कि पहले मैं करूं, लेकिन वह थोड़ा शर्मीला था। इसलिए मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम रेशमा है और मैं 24 साल की खूबसूरत महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। जीवन में मुझे हर सुख मिला, मगर एक वो सुख नहीं मिल पाया जो एक औरत चाहती है, और वह सुख था मेरे पति का प्यार। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस के चलते वह हमेशा घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे पास सुख संपत्ति सब है, मगर जिस चीज को हमेशा अपने साथ चाहती हूँ वह मेरे पास नहीं है, और वह है मेरे पति। और उनका प्यार पाने के लिए मैं तड़पती थी। मेरे घर में एक नौकर भी है जिसका नाम रामलाल है और उसकी उम्र 22 साल है। वह बिहार का रहने वाला है और वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी पत्नी बिहार में ही रहती है और वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए तड़पता है। पिछले साल की बात है। मेरे पति जब घर आए थे, एक दिन रुके और पूरा दिन फोन पर लगे रहे और रात में मुझे बोले कि वह 1 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं। बिजनेस के सिलसिले में उस रात में मैं फूट फूट कर रोई थी। हर बार मेरा पति जब भी घर आता वह सिर्फ 1 दिन के लिए ही रुकते थे और फिर चले जाते, और मैं हमेशा की तरह अपने पति के प्यार के लिए तरसती रह जाती। यह भी कोई रिश्ता है? उनके घर से जाने के बाद मैंने खूब शराब पी और मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे नौकर रामलाल ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के बाद मुझे घर ले आया और मेरी बहुत सेवा की तबीयत ठीक होने के बाद मैंने एक दिन उसे बुलाकर उसका धन्यवाद किया। रामलाल बोला, मैम साहब हम तो आपके नौकर हैं, आपकी खातिरदारी करना हमारा काम है।
हम अपनी गरीबी के चलते बीवी बच्चों से दूर हैं, यहाँ कमाई के लिए पड़े हैं और आप सब कुछ होते हुए भी अपने पति से दूर हैं। माफ करना मैम साहब, ज्यादा बोल दिया हो तो हमारी जब से शादी हुई है हम अपनी पत्नी के पास सिर्फ 2 महीने ही रह पाए थे। उसके बाद से 1 साल हो गया और अभी तक हम अपनी घरवाली से नहीं मिले हैं। बहुत याद आती है उसकी, मगर कमाएंगे नहीं तो घर कैसे चला पाएंगे। मैंने उसे 10,000 दिए और कहा, जाओ अपने घर हो। आओ तो वह बोला, नहीं मैम साहब, हम यह पैसे घर भेजेंगे ताकि हमारा घर चलता रहे। हम आपकी सेवा में यहीं पर रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे भी मालिक घर पर नहीं है तो हमें ही आपका ख्याल रखना होगा। रामलाल की बातें मेरे दिल को छू गई कि यह गरीब इंसान अपनी पत्नी को इतना प्यार करता है और एक मेरे पति हैं कि उन्हें मेरी याद भी नहीं आती। कितना रामलाल तड़पता होगा। वह यहाँ पर अपनी बीवी के बिना, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपने पति के बगैर। तभी मुझे एक बुरा ख्याल आया कि हम दोनों एक दूसरे की तड़प भी तो दूर कर सकते हैं। तब से मेरी नजरें रामलाल के लिए बदल गईं। एक दिन वह घर में सफाई कर रहा था। उस समय उसने सिर्फ नीचे एक हाफ पैंट पहन रखी थी। उसकी मसल्स, बॉडी और बदन को देखकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। मैंने ठान लिया कि रामलाल के साथ उसकी और अपनी दोनों की तड़प मिटा लूंगी। मैं उसे अपने करीब लाने के लिए नए नए तरीके अपनाती, लेकिन उसका ध्यान हमेशा घर के कामों पर ही रहता। मैं जानबूझकर उसके सामने छोटे छोटे कपड़े पहनती ताकि उसका ध्यान भटके और वह मेरी तरफ आकर्षित हो, लेकिन वह तो हमेशा अपने कामों में ही बिजी रहता। मैं जब नहाने के लिए जाती तो बाथरूम का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती और अक्सर रामलाल के सामने में छोटी छोटी नाइट कपड़ों में ही रहती। लेकिन मेरे सारे हथकंडे फेल हो रहे थे। मुझे लगा मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए जिससे कि रामलाल जल्दी बहक जाए। मैंने रामलाल को एक बार अपने पास बुलाया और उससे कहा कि आज मेरा शराब पीने का बहुत मन है। उसने कहा, मैम साहब, शराब सेहत के लिए अच्छी नहीं होती और पिछली बार भी आपने इतनी शराब पी थी कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे अपने पति की बहुत याद आ रही है और मैं पति का प्यार पाने के लिए तड़प रही हूं और मेरा पति मेरी बेचैनी को नहीं समझता। वह खामोशी से सर झुकाए मेरी बातें सुनता रहा। मैंने 2 गिलासों में शराब डाली और 1 गिलास शराब का उठाकर मैंने रामलाल के हाथ में दे दिया। उसने कहा, मैम साहब, मैं शराब नहीं पीता और मेरी इतनी औकात भी नहीं है जो मैं इस तरह के शौक पालूं। मैं पूरी तरह बेबस थी। आखिर करूं तो क्या करूं? फिर मेरे शैतानी दिमाग में एक प्लान आया। मैं समझ गई थी कि यह प्लान जरूर काम करेगा, क्योंकि मैं जानती थी मेरे पति को मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की फिक्र है और मैं इस तरह की जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। हर लड़की शादी के बाद यही चाहती है कि उसका पति उसके पास रहे, उससे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। लेकिन शायद मेरी किस्मत में पति का प्यार नहीं था। उस रात रामलाल मेरे कमरे में आया और बोला, मैम साहब, खाना लगा दें। मैंने कहा, मुझे अभी भूख नहीं है। फिर मैं बोली, रामलाल, मेरा एक काम करोगे? रामलाल बोला, बिल्कुल करेंगे मैम साहब। मैंने कहा, रामलाल, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, थोड़ा तेल गरम करके लाओ, मेरे हाथ पैर दबा दो और मेरी मालिश भी कर देना। रामलाल बोला, ठीक है मैम साहब, हम तेल गरम करके लाते हैं। मैं उस समय गाउन पहने हुए थी। मैं बिस्तर पर लेट गई। रामलाल 5 मिनट में तेल गर्म करके कमरे में आ गया और वहीं खड़ा हो गया। मैंने अपना गाउन घुटनों तक उठा दिया और कहा, रामलाल, मेरे पैरों पर तेल लगाकर मालिश कर दो रामलाल जी। मैम साहब कहकर मेरे पैरों पर तेल की मालिश करने लगा। मैंने जानबूझकर अपना गाउन ऊपर उठा लिया ताकि रामलाल को अपने जलवे दिखा सकूं। रामलाल मेरे पैरों की मालिश करते हुए मेरी टांगों को घूर रहा था। रामलाल की उंगलियों की पकड़ पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। फिर मैं पलट गई और बोली, रामलाल, मेरी पीठ की भी मालिश कर दो, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो थोड़ा हिचकिचाने लगा। उसने कहा, मैम साहब, मैं यह नहीं कर सकता। मैंने कहा, रामलाल, देखो, तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें अपने काम पर रखा हुआ है और इस मालिश के पैसे मैं तुम्हें अलग से दूंगी ताकि तुम्हारा भी घर अच्छे से चल सके। मैंने उसे पैसों का लालच दिया। रामलाल ने मेरा गाउन पीठ से उठाकर पीठ की मालिश चालू कर दी। मैंने दीवार पर लगे शीशे में देख लिया कि अब वो मेरे बदन को घूर रहा था। मैंने कहा, रामलाल, मेरी पीठ पर अच्छे से मसाज करो। वह कांपते हाथों से मेरी पीठ की मसाज कर रहा था। उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। थोड़ी देर बाद मैं पलट के सीधा हो गई और बोली, रामलाल,
अब मेरे पेट की मालिश कर दो। रामलाल बोला, मैम साहब ये क्या कह रही है? रामलाल बुरी तरह कांप रहा था और हिचकिचाने लगा था। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख दिए और बोली, रामलाल डरो मत, मालिश करके देखो तो कैसा लगता है, बोलो अच्छा लग रहा है ना? रामलाल कांपते हुए कहने लगा, मैम साहब अगर मालिक को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं बहुत गरीब इंसान हूँ। मैं अपनी पत्नी को घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से भेजूंगा? अगर मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मैं बोली, रामलाल उसकी फिक्र तुम मत करो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। वैसे भी तुम्हारे मालिक यहाँ नहीं रहते, वह तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए हैं और घर में हम दोनों के अलावा और कौन है जो तुम्हारे मालिक को यह सब बताएगा? फिर मैंने कहा, देखो रामलाल, अगर तुम मेरी मर्जी के मुताबिक चलते रहोगे तो तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मालामाल कर दूंगी। तुम्हें अपनी पत्नी को पैसे भेजने के लिए ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। तुम बस मेरी इच्छा को पूरा करो और अपनी पत्नी और परिवार की टेंशन लेना बंद कर दो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब ठीक कर दूंगी और तुम्हारे परिवार का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। वह हिचकिचा रहा था, मगर मैं समझ चुकी थी कि रामलाल खुद पर काबू नहीं कर पा रहा है और वह जानबूझकर खुद को रोक रहा है। मैं जानती थी कि वह भी अपनी पत्नी का प्यार पाने के लिए बेचैन है। मैंने रामलाल से कहा, रामलाल मैं अपने पति का प्यार पाने के लिए बहुत बेचैन हूँ और तुम भी अपनी पत्नी का प्यार पाना चाहते हो, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वो प्यार दें जिसके लिए हम दोनों तड़प रहे हैं। मना मत करना रामलाल, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। यूं समझ लो, आज की रात मैं ही तुम्हारी घरवाली हूँ और तुम्हारा मुझ पर पूरा अधिकार है। इतना कहकर मैंने उनको अपनी बाहों में जकड़ लिया, लेकिन रामलाल ने मुझे एक ही झटके में खुद से दूर कर दिया और मेरे पैरों से चादर उठाकर मेरे पूरे बदन को ढक दिया और वह सर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, मैम साहब ये हमसे नहीं होगा। हम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं और हम अपनी पत्नी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते और ना ही अपने मालिक के साथ गद्दारी कर सकते हैं, वरना हम गद्दार कहलाएंगे। मैम साहब हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपनी मेहनत का खाते हैं। हम जानते हैं कि मालिक आपको छोड़कर कई महीने तक बाहर विदेश में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मालिक के साथ बेवफाई करो। आप मालिक से प्यार से बात तो करके देखो, शायद वह आपकी बात मान जाए। जब हम अपनी पत्नी के बगैर उसकी यादों के सहारे जी सकते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं? आखिर प्यार और विश्वास की भी तो कोई चीज होती है। और फिर मालिक बाहर रहकर इतनी मेहनत करते हैं, वह भी तो आपकी ही खुशी के लिए ही तो करते हैं। अगर मैं ज्यादा बोल दिया हूं तो माफ करना। मैम साहब रामलाल की बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं उसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसकी एक बात मेरे कानों में जलते हुए तेजाब की तरह लग रही थी। ठीक ही तो कह रहा था। वो रामलाल हाथ जोड़कर कहने लगा, मैम साहब अब मैं आपके घर में काम नहीं कर सकता। मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा और कोई दूसरी नौकरी तलाश करूंगा। मैंने रामलाल से कहा, ऐसा मत करो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम क्यों नौकरी छोड़ रहे हो? तो रामलाल ने कहा, नहीं मैम साहब, अब हमारा यहाँ से चले जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब जब हम आपको देखेंगे तो शायद हम आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और ना ही आप हमसे नजरें मिला पाएंगी। और मैम साहब आप भी जवान हैं और हम भी जवान हैं, कहीं हम बहक न जाएं, हमें बहुत डर लगता है, इसलिए हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैंने हाथ जोड़कर रामलाल से माफी मांगी और कहा, मैंने जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ कर दो रामलाल। मैं थोड़ी देर के लिए बहक गई थी, पता नहीं कैसे मेरे दिल और दिमाग में शैतान ने कब्जा कर लिया था। रामलाल ने कहा, मैम साहब आप हमसे माफी न मांगे, इस उम्र में इंसान से कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। आप मालिक से बात करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर अगले ही दिन रामलाल अपना सारा सामान उठाकर हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जाते जाते रामलाल ने मुझे माफ तो कर दिया था, लेकिन मेरी गलतियों की वजह से बेचारे गरीब रामलाल को इस नौकरी को छोड़ना पड़ा। मैंने अपनी गलतियों की वजह से एक अच्छे और भोले भाले शरीफ नौकर को खो दिया था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।